आएगी? फूड से आएगी। और एनर्जी क्यों चाहिए? कौन सी प्रोसेस? मेटाबॉलिक प्रोसेस। कौन सी मेटाबॉलिक प्रोसेस? जैसे मूवमेंट हो गया, मूवमेंट के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एब्जॉर्प्शन हो गया, मान लो कोई भी मिनरल्स का हमें एब्जॉर्प्शन करना है तो उसके लिए भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। रिप्रोडक्शन हो गया, उसके लिए भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है सबके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको क्या चाहिए? एनर्जी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड एनर्जी। किसके लिए एनर्जी चाहिए उसको? फॉर मूवमेंट, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, रिप्रोडक्शन एंड अदर मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, कोई भी हम कोई भी अगर हम मेटाबॉलिक प्रोसेस कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अगर मान लो कोई भी केमिकल रिएक्शन भी बॉडी के अंदर हो रही है तो वहां पे कौन रिक्वायर्ड होगा? एंजाइम। और एंजाइम रिक्वायर्ड होगा तो वहां पे क्या लग रही होगी? एनर्जी। जरूरी नहीं कि वो एटीपी की फॉर्म में ले, कोई भी फॉर्म में वो एनर्जी लग सकती है वहां पे। तो सारे ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। किसके लिए? मूवमेंट के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, या कोई भी अदर मेटाबॉलिक प्रोसेस उसके अंदर इंक्लूड हो सकती है। ये एनर्जी कहां से आएगी? ये एनर्जी कहां से आएगी? कहां से आएगी ये एनर्जी? फूड से। एनर्जी कहां से आएगी? फूड से। अच्छा, फूड से जो एनर्जी आएगी तो फूड से एनर्जी कैसे मिलेगी? आपके सामने फूड रखा है, एनर्जी मिल जाएगी? नहीं, कैसे मिलेगी? ब्रेकडाउन ऑफ फूड। हम जब फूड का ब्रेकडाउन करेंगे तभी हमें क्या मिलेगी? उससे एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो हाउ इज दिस एनर्जी यूटिलाइज या फ्रॉम फूड? ये एनर्जी हम फूड से कैसे यूटिलाइज करेंगे? ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ठीक है, तो जो ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो एक क्वेश्चन ये है कि क्या प्लांट खाना खाते हैं? एक क्वेश्चन क्या है? डू प्लांट ईट? प्लांट खाना खाएंगे क्या? फिर उनके पास एनर्जी कहां से आएगी? एनर्जी किससे मिल रही है? फूड से। तो क्या प्लांट खाना खाते हैं? नहीं खाते हैं। फिर उनके पास एनर्जी कहां से आई? इसका आंसर तो क्या हो जाएगा? नो। बट सिंथेसाइज फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट खाना नहीं खाते हैं बट वो फूड का सिंथेसिस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम क्या लिख सकते हैं? बट सिंथेसाइज फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में वो क्या करवाते हैं? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवाते हैं। तो यहां पे वो क्या करवाते हैं? केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। अच्छा, उल्टा लिख दिया मैंने।
केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करवा रहे हैं? वो केमिकल एनर्जी में। तो खाना नहीं खाते हैं बट फूड का सिंथेसिस वो करवाते हैं। अगर वो फूड का सिंथेसिस करवा रहे हैं तो किस फॉर्म में स्टोर करेंगे वो फूड को? फूड को वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टोर करेंगे? कार्बोहाइड्रेट। जैसे लाइक ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, स्टार्च हो गया, उस फॉर्म में वो स्टोर करते हैं। तो स्टोर किस फॉर्म में करेंगे? वो स्टोर इन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, लाइक ग्लूकोज, सुक्रोज एंड स्टार्च। इस फॉर्म में वो क्या करेंगे? उसको स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब नेक्स्ट है, क्या प्लांट के सारे पार्ट फूड का सिंथेसिस करते हैं? नहीं करते। सिर्फ कौन से पार्ट सिंथेसाइज करेंगे? ठीक है, ग्रीन तो गार्ड सेल भी होती है, फोटोसिंथेसिस नहीं करती हो। जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग जो ग्रीन पार्ट होंगे वो क्या करते हैं? फूड का सिंथेसिस करवाते हैं। और जो नॉन ग्रीन पार्ट होंगे वो फूड का सिंथेसिस नहीं करवाते हैं। तो फिर उनके पास फूड कहां से आएगा? ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, तो प्लांट के सारे पार्ट फूड का सिंथेसिस नहीं करवाते हैं। जिनके पास क्लोरोफिल होता है या जिनके पास क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग जो ग्रीन पार्ट है वही फूड बनाएंगे और वो ट्रांसपोर्ट करते हैं किसके पास? नॉन ग्रीन पार्ट के पास। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ओनली क्लोरोप्लास्ट containing green part of plant synthesize food। ठीक है, जो भी ग्रीन पार्ट होगा वही क्या करता है? फूड का सिंथेसिस करवाता है। इसके बाद में जो नॉन ग्रीन पार्ट है वो फूड का सिंथेसिस नहीं करवाएगा। ठीक है, तो दूसरा हम क्या लिख सकते हैं? नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट नॉट सिंथेसाइज फूड मटेरियल। ठीक है, जो भी नॉन ग्रीन पार्ट है वो फूड का सिंथेसिस नहीं करता है। बट इस नॉन ग्रीन पार्ट के अंदर फूड कहां से आएगा? ट्रांसपोर्ट होके आएगा। और किससे ट्रांसपोर्ट होगा? वो कहां से आएगा ट्रांसपोर्ट होके? इस ग्रीन पार्ट से। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको क्या चाहिए? एनर्जी। ठीक है, एनर्जी कहां से आएगी? फूड से। और फूड से कैसे यूटिलाइज करेंगे? ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ठीक है, अब जो प्लांट है वो खाना नहीं खाते हैं बट वो फूड का सिंथेसिस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में वो क्या करेंगे? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। बट वो स्टोर किस फॉर्म में करेंगे? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट में क्या स्टोर करते हैं? ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च की फॉर्म में वो स्टोर करते हैं। ठीक है, अब जो सिर्फ ग्रीन प्लांट है जिनके पास क्लोरोप्लास्ट है वही फूड बनाएंगे और जो नॉन ग्रीन पार्ट है वो फूड का सिंथेसिस नहीं करता है। तो जो ग्रीन पार्ट है वो फूड कहां से कहां ट्रांसपोर्ट करेगा? ग्रीन टू नॉन ग्रीन पार्ट और सिंथेसाइज ट्रांसपोर्ट करवाता है। अब जो ब्रेकडाउन ऑफ फूड है इसी को हम क्या बोल देते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड और इसी को हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसी को हम क्या बोलेंगे? सेल्यूलर रेस्पिरेशन।  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  रेस्पिरेशन।   रेस्पिरेशन।   रेस्पिरेशन।   रेस्पिरेशन।   रेस्पिरेशन।   रेस्पिरेशन।   रेस्पिरेशन।   रेस्पिरेशन।
इतनी बात समझ में आई सबको? ठीक है, ये लिखो जल्दी से। जल्दी से लिखो इसको। तो क्लोरोप्लास्ट होता है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। पिगमेंट प्रेजेंट है, जो उसके एसेसरी ऑर्गन है, उनके बिना वो फोटोसिंथेसिस। मान लो तुम्हें यहाँ पे एडमिशन तो दिला दिया, ना तुम्हारी क्लास लग रही है, ना तुम्हारे पास स्टडी मटेरियल, कुछ भी नहीं है, एडमिशन हो गया बट हम पढ़ नहीं सकते। वही इसके साथ क्लोरोप्लास्ट है बट क्लोरोफिल नहीं है, और क्लोरोफिल में सिर्फ पिगमेंट है ए वाला, इसके साथ एसेसरी ऑर्गन नहीं। जल्दी से लिखो इसको, 2 मिनट है सिर्फ, सिर्फ 2 मिनट में लिखो। ये सिर्फ वैसे ही है, थोड़ा सा बेसिक है, मैं कुछ अभी तक तो पूछा नहीं है। क्वेश्चन है सारे जितने भी हैं, सारे क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का जो पहले पैराग्राफ है रेस्पिरेशन का, उसमें यही क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? एनर्जी। किसके लिए चाहिए? मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए। कहां से आती है? फूड से आती है। फूड से एनर्जी कैसे आएगी? ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को क्या बोलेंगे? सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, क्या प्लांट खाना खाते हैं? नहीं खाते हैं, बट वो सिंथेसाइज करते हैं। क्या प्लांट के सारे पार्ट सिंथेसाइज करते हैं? नहीं, सिर्फ ग्रीन पार्ट जिनके पास क्लोरोप्लास्ट है। तो फिर जो नॉन ग्रीन है वो सिंथेसाइज नहीं करते हैं, बट उनके अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, और स्टोर किस फॉर्म में होगा? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। ठीक है, देखो 06 पेज नंबर, पुरानी एनसीईआरटी, नई का नहीं लिखा। टॉपिक डालना सेलुलर रेस्पिरेशन। 1 मिनट हो गया है। मोर्फोलॉजी की तैयारी हो गई? नहीं हुई? तुम्हारा 1 जनवरी से स्टार्ट होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, 12th का पहला चैप्टर। और उस क्लास में वही बैठेगा जिसके सारे नोट्स कंप्लीट हैं। ठीक है, और जिसके पास नोट्स नहीं है उसके एग्जाम में नंबर होने चाहिए 150+। एक एग्जाम में नहीं, सब में। इसके पास नोट्स नहीं है, अदरवाइज वो उस क्लास में नहीं बैठेगा। ट्वेल्थ में जितना भी कचरा है हम सबको निकालेंगे। लिखा है? 1 मिनट ऊपर गया, चलो घर पे लिखना। देखो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो एक बार।
एक प्लांट है, ठीक है, ठीक है, एक ये प्लांट है, इधर ध्यान दो। एक ये प्लांट है, इसके अंदर प्रोसेस चल रही है, मैं जिससे पूछूंगा सिर्फ वही बताएगा। इसके अंदर ऑक्सीजन एंटर हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, ठीक है। कौन सी प्रोसेस होगी ये? कौन सी होगी? रेस्पिरेशन होगी। तो अगर उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो रही है, ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, ये कौन सी प्रोसेस होगी? बताओ। ऑक्सीजन कब एंटर होती है बॉडी में? जब ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है। जब क्या होता है बॉडी में? ब्रीथिंग होती है, तब ऑक्सीजन एंटर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट होती है। तो ये कौन सी प्रोसेस है? ब्रीथिंग। ये कौन सी प्रोसेस हो जाएगी? ब्रीथिंग, ठीक है। और प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कब एंटर करवाएगा? जब उसके अंदर क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। क्या होगा उसके अंदर? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है? एडिशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। वहां पे क्या ऐड होते हैं? कार्बन कार्बन बॉन्ड ऐड होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अगर हम क्या करवा दें, ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड ऐड हुए हैं, इन कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करवा दें, अगर वहां पे क्या हो रहा है? ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है। अगर ब्रेकडाउन होंगे तो यहां पे कोई भी अगर कार्बन के बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे तो क्या निकलती है वहां से? सोचो एक बार। हीट। आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद बॉडी हीट होती है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने खाना खाया, ग्लूकोज, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा, और जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो वहां से क्या निकलती है? हीट की फॉर्म में एनर्जी निकलती है। पढ़ा होगा ना कि जब भी बॉन्ड ब्रेक होते हैं तब वहां पे बहुत सारी एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाती है, तो वहां पे हीट निकलेगी। दूसरा, यहां पे क्या सिंथेसिस होता है? एटीपी सिंथेसिस होता है। इसका सिंथेसिस होगा एटीपी का। और एटीपी क्या होती है? जैसे आपको कोई भी चीज खरीदनी है मार्केट के अंदर, तो आपको क्या चाहिए? पैसे चाहिए, ठीक है। वैसे ही कोई भी सेल को अगर कोई भी प्रोसेस करवानी है तो उसको क्या चाहिए? एटीपी चाहिए। तो पैसे तो क्या हो गए? हमारी करेंसी हो गई, और सेल की करेंसी क्या हो गई? एटीपी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ये क्या है? सेल की एनर्जी करेंसी है, ठीक है। ये जो प्रोसेस चल रही है, कौन सी वाली? जहां पे ब्रेकडाउन हो रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? सेलुलर रेस्पिरेशन। आई इतनी बात समझ में? अगर कोई भी प्लांट ऑक्सीजन एंटर करवा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट कर रहा है, तो ब्रीथिंग, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो रही है, ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? एडिशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। उसके बाद में क्या होगा? जो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ऐड हुए हैं, यही क्या होंगे? ब्रेकडाउन होंगे। ब्रेकडाउन होंगे तो हीट निकलेगी और एटीपी बन जाती है। एटीपी यूज हो जाएगी, हीट रिलीज हो जाएगी, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? सेलुलर रेस्पिरेशन। अच्छा, हमारी बॉडी में जब ब्रीथिंग हो रही होती है तो ऑक्सीजन हम अपटेक करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आती है बॉडी में? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है ना, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आती है? सेलुलर रेस्पिरेशन से, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन यूज हो रही है, और ऑक्सीजन को यूज करके ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है। और जब ग्लूकोज ब्रेक होगा तो क्या क्या निकलेगा उसमें? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन निकला बाहर,
तो वहां पे जो कार्बन और जो ऑक्सीजन है वो क्या बनाएंगे, बॉन्डिंग, और क्या निकलेगा वहां पे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। और हाइड्रोजन किस में यूज हो जाता है, एनर्जी बनाने में यूज हो जाता है। तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला। तो जो हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन चल रहा है उसमें ऑक्सीजन यूज हो रही है, इस वजह से हम ब्रीथिंग कर रहे हैं। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है, इसी वजह से हम रिलीज कर रहे हैं। हमारे अंदर कोई फैक्ट्री थोड़ी ना है कि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनती जा रही है और हम रिलीज करते जा रहे हैं, नहीं। तो जो ब्रीथिंग है वो किससे कनेक्टेड है, ब्रीथिंग कब होगी, जब सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। ब्रीथिंग बॉडी में कब होगी, जब सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा। क्योंकि जब हम ग्लूकोज खाएंगे, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, तभी हमें ऑक्सीजन चाहिए होगी। और जब हमें ऑक्सीजन चाहिए होगी, इसका मतलब ब्रेकडाउन होगा, तभी क्या होगी, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो जो ब्रीथिंग है वो किससे कनेक्टेड होती है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड से कनेक्टेड होती है। तो ब्रीथिंग किससे कनेक्ट है, कनेक्ट विद ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ठीक है। और ब्रेकडाउन ऑफ फूड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा फूड का। क्या होगा यहां पे, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड रिलीज एनर्जी। यहां पे एनर्जी रिलीज होगी, और इसी को क्या बोलते हैं हम, सेल्यूलर। आई इतनी बात समझ में। कभी देखना, जैसे आपने कुछ भी फैटी चीजें खाई, फैट बहुत ज्यादा खा लिया, कि फैट खाने के बाद आपसे काम करवा रहे हैं। तो जैसे आप काम करोगे, ये मान लो आप नीचे से कुछ खा के आए, फैटी चीजें आप खा के आए, आपको 5th फ्लोर पे जाना है। 2nd फ्लोर पे आते आते बहुत ज्यादा आपकी जो ब्रीथिंग की रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी। वो क्यों हुआ, आपकी बॉडी में ग्लूकोज नहीं है, आपने तो फैट खाया है, और फैट के अंदर ऑक्सीजन होती नहीं है। फैट पड़ा होगा ना बहुत सारे, जूलॉजी के अंदर बायोमोलिक्यूल पड़ा होगा, उसमें फैट के टाइप्स पड़े होंगे। कार्बन की एक लंबी चेन होती है, बट ऑक्सीजन बहुत कम होता है उसके अंदर, और ऑक्सीजन कम है। और कार्बन का बॉन्ड कब ब्रेक होगा, जब ऑक्सीजन आएगी। तो अगर ऑक्सीजन वहां पे चाहिए होगी, तो फिर क्या चाहिए, बाहर से बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए हमें। तो इस वजह से हमें क्या होगा, ब्रीथिंग की रेट इंक्रीज करनी पड़ेगी। जब भी हम बहुत ज्यादा काम करते हैं, तभी हमारा क्या होगा, ब्रीथिंग की रेट इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि नॉर्मल बॉडी है, नॉर्मल काम हो रहा है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, सारा काम सही चल रहा है। बट जब हम काम करेंगे तो एटीपी ज्यादा चाहिए होगी, एटीपी ज्यादा चाहिए होगी तो रेस्पिरेशन की रेट इंक्रीज, और रेस्पिरेशन की रेट इंक्रीज होगी तो ऑक्सीजन चाहिए वहां पे। इस वजह से वो क्या होता है, ब्रीथिंग की रेट इंक्रीज हो जाती है। इतनी बात समझ में आई है, देखो इसको, 2 मिनट है सिर्फ। जल्दी से लिखो। ये लिखो। नहीं लगेगा उसको। लिखा रहे, क्या बैठ जाओ। अच्छा, प्लांट में जब रेस्पिरेशन होता है, वो कौन सी गैस अपटेक करता है, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, सोच लो एक बार फिर से। नहीं कर, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, अगर वो रेस्पिरेशन कर रहा है, अगर वो ब्रीथिंग कर रहा है, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को ही अपटेक करेगा, चाहे वो प्लांट हो। ऐसा नहीं वो प्लांट है तो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड। ये वाला, दो आएंगे। कल आधा हो जाएगा।
चैप्टर बड़ा नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर, 3 साइकिल है, खत्म। और लास्ट में हम पढ़ेंगे, एक लाइन लिखेंगे कि जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो सारा गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता है, चैप्टर खत्म होने के बाद पढ़ें। जो भी हम पढ़ के आए हैं इस चैप्टर में वो सारा थ्योरेटिकल है, लिविंग सिस्टम से उसका कोई लेना देना नहीं है ना। पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है, ऐसा लिविंग सिस्टम में नहीं होता है। जैसे शुरू में बताया जाता है ना कि आपको कंटिन्यूअस क्लास में आना है, ठीक है, कंटिन्यूअस आपको लेक्चर लेने हैं, नोट्स बनाने हैं, जो लेक्चर लिया उसकी घर पे जाके डीपीपी मॉड्यूल उसको रिवाइज करना है, कंटिन्यूअसली पढ़ना है। जब तुम लोग कंटिन्यू नहीं कर सकते तुम्हारी सेल कैसे करेगी, है ना। बट ये है कि अगर वो सेल ये सारी चीजें कंटिन्यू करती है तो उसके अंदर इतना पोटेंशियल है जो इसके अकॉर्डिंग चल सकती है। ये पूरा चैप्टर तुम्हारे से रिलेटेड है, तेरे से नहीं है। अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना है ना, जो टेस्ट वेस्ट हो रहे हैं उन पे थोड़ा कम ध्यान देना ना। अब आपको फिलहाल बोर्ड के सिलेबस पे ध्यान देना है। पहले हमारी रिक्वायरमेंट है बोर्ड, तो अभी उस पे ध्यान देना अच्छे से। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम 100 से कम लाओगे, बट ध्यान तुम्हारा उस पे होना चाहिए, पूरा फोकस। लिखा? नेक्स्ट टॉपिक है, कुछ भी टॉपिक नहीं है वैसे ही। ये सारा इंट्रोडक्शन ही है। और ये चैप्टर समझ में आएगा तो फोटोसिंथेसिस समझ में आएगी। इसमें हम मान लो ऐसे चल रहे हैं, रिएक्शन आगे की तरफ, उसमें रिवर्स आएंगे, कोई भी डिफरेंस नहीं है रिएक्शंस। लिखा? आगे चलूं? लिखा है? चलो आगे चलते हैं। ये बाद में है ऑल एनी, जितने भी ग्रीन प्लांट है, ऑल ग्रीन प्लांट एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका दूसरा नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया, सिंथेसाइज फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। अच्छा, हमने इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी ही क्यों ली? कोई दूसरा बैक्टीरिया इंक्लूड नहीं किया?
क्योंकि बाकी के सारे जितने भी हैं वो कैसे हैं, नॉन ऑक्सीजेनिक है। और यहां पे हम कौन सी पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेशन, ऑक्सीजेनिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं। और ब्लू ग्रीन एल्गी ही पहला वो है जिसने ऑक्सीजेनिक रेस्पिरेशन स्टार्ट की थी, ठीक है। तो जितने भी ग्रीन प्लांट और साइनोबैक्टीरिया हैं यही रेस्पिरेशन करते हैं, बाकी के जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे इनके ऊपर डिपेंड होते हैं। ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। ठीक है, जितने भी एनिमल हैं सारे किस पे डिपेंड होंगे, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होंगे फूड के लिए। अब वो कैसे कैसे हो सकते हैं, पहला, एक तो वो डायरेक्टली डिपेंडेंट हो सकते हैं। कैसे डिपेंडेंट हो सकते हैं, डायरेक्टली, डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट, उनको क्या बोलेंगे हम, हर्बीवोरस। क्या बोलेंगे हम उनको, हर्बीवोरस। और एक कौन से होंगे, जो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होंगे, इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट, उनको हम क्या बोलेंगे, कार्निवोरस। और एक ऐसे होंगे जो इनके डेड और डीके ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड होंगे, डिपेंड ऑन डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर, उनको क्या बोलेंगे हम, सैप्रोफाइट्स। ठीक है, तो पूरा जो यूनिवर्स है उसके अंदर फूड का सिंथेसिस सिर्फ कौन कर सकता है, प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गी कर सकता है। प्लांट के अंदर एल्गी भी आ गया, ब्रायोफाइट भी आ गया, टेरिडोफाइट भी आ गया, जिम्नोस्पर्म भी आ गया, एंजियोस्पर्म भी उसी के अंदर आ गया। ठीक है, ये फूड का सिंथेसिस करेंगे, बाकी के जितने भी एनिमल्स हैं वो इनके ऊपर डिपेंड होंगे फूड के लिए। अब वो डायरेक्टली डिपेंडेंट हो सकते हैं, इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो सकते हैं, या फिर उसके डेड मैटर के ऊपर डिपेंडेंट हो। इसके अलावा कुछ है, या तो वो डायरेक्टली प्लांट खाएगा या वो इनडायरेक्टली प्लांट खा रहा है, कि प्लांट को कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खा रहा है वो उसको खा रहा है, तो वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो गया, या फिर वो डेड के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो तीन तरीके का ही फूड होगा, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली और डेड। उसको ये लास्ट लेक्चर है ना, थर्ड है ना। हाँ,
उसके बाद में टॉपिक डालना रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट या रेस्पिरेटरी मटेरियल। लिखा। नेक्स्ट टॉपिक डालो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। वो सबस्ट्रेट जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीडाइज होता है उसको हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। लिखेगा आज। हो गया 30 मिनट्स, 1:10 तक है कल। टाइम टेबल देखे एक बार। लिखा है। इसके बाद में है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। वो सबस्ट्रेट जो रेस्पिरेशन में ऑक्सीडाइज होता है उसको हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट oxidize during the process of respiration, उसको हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोल देंगे। ठीक है। इसके अंदर जो मेन सबस्ट्रेट है वो क्या होता है? जो मेन सबस्ट्रेट है वो होता है ग्लूकोज। कौन सा होता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज से कितनी एनर्जी मिलती है? 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम। कितनी एनर्जी मिलती है? 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम हमें ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है। कभी भी आप कोई बिस्किट लेके आना, कोई भी, एक तो महंगे से महंगा और एक नॉर्मल पार्ले जी बिस्किट, ठीक है, दोनों की क्वांटिटी आप चेक करना ग्राम में, आपको सबसे ज्यादा एनर्जी पार्ले जी के अंदर मिलेगी, सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी मिलेगी उसमें, क्योंकि उसके अंदर पूरा ग्लूकोज है। और दूसरा जो आप लेके आ रहे हो महंगा वाला, उसमें चॉकलेट है, पता नहीं क्या क्या एडिशन है उसके अंदर, बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, बट पार्ले जी के अंदर सिर्फ क्या है? ग्लूकोज। इस वजह से उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। कभी भी कंपेयर करना, आप ग्राम में कंपेयर करना बिस्किट को, दोनों बिस्किट को कंपेयर करना, सबसे ज्यादा एनर्जी आपको पार्ले जी में मिलेगी। इसी वजह से सबसे ज्यादा बिकने वाला कौन सा है? पार्ले जी। आपको हॉस्पिटल के बाहर सिर्फ पार्ले जी मिलेगा। इन द एब्सेंसी ऑफ ग्लूकोज, देन अगर ग्लूकोज की एब्सेंसी होगी तो क्या होगा? क्या होगा? तब फिर वहां पे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो सकता है फैट। इस वजह से आपकी बॉडी में फैट स्टोर होता है, क्योंकि पहले बॉडी किसको प्रेफर करेगी? ग्लूकोज को। जब तक आपकी बॉडी में ग्लूकोज है, आपकी बॉडी फैट के ऊपर काम नहीं करेगी। ठीक है। और फैट से जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी है, कितनी होनी चाहिए बताओ? ग्लूकोज से ज्यादा या ग्लूकोज से कम? ज्यादा। 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम। सबसे ज्यादा एनर्जी हमें फैट से मिलती है।
बट फिर भी हमारी बॉडी इसको प्रेफर क्यों नहीं कर रही है? इसको डिसॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, क्योंकि ग्लूकोज में कार्बन नंबर कितना है? 6, ऑक्सीजन कितना है? 6। उसको खुद को ऑक्सीडाइज करने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन उसके पास है, इस वजह से ग्लूकोज को प्रेफर करती है। और फैट के अंदर इतना ऑक्सीजन है ही नहीं, एक कार्बन की लंबी चेन है, अगर बॉडी फैट पे काम भी करेगी तो भी वो पूरे फैट को डिसॉल्व नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी, इतनी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पाएगी उसको। और अगर फैट है तो उसके बाद में बॉडी आती है प्रोटीन के ऊपर। बॉडी किसके ऊपर आएगी? प्रोटीन के ऊपर। और जब प्रोटीन के ऊपर बॉडी आएगी तो उससे एनर्जी कितनी मिलेगी? ग्लूकोज से कम या ज्यादा? बताओ, कम मिलनी चाहिए या ज्यादा? नहीं, 5.46 किलो कैलोरी पर ग्राम, इससे भी ज्यादा मिल रही है। अब इसको यूज क्यों नहीं कर रही है बॉडी? जो भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस चलेगी उसके अंदर क्या यूज आएंगे? एंजाइम। एंजाइम यूज आएंगे ब्रेक डाउन करने के लिए, और एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। अगर बॉडी पहले ही प्रोटीन को डिसॉल्व कर देगी तो फैट और ग्लूकोज को कौन करेगा? इस वजह से बॉडी प्रोटीन को सबसे लास्ट में प्रेफर करती है। अब कोई भी जैसे अनशन वगैरह पे बैठते हैं, इनका पता कैसे लगता है खाना खाया है कि नहीं? इन्होंने बैठते हैं ना, भूखे रहते हैं, बैठ जाते हैं, उनका पता कैसे लगता है उन्होंने खाना खाया है कि नहीं, कितने दिन से नहीं खाया है? अगर उनके अंदर ग्लूकोज की क्वांटिटी अवेलेबल है, इसका मतलब अभी उन्होंने खाना खाया है। ग्लूकोज कम हो गया, फैट पे आ गया, इसका मतलब कितने दिन से खाना नहीं खाया। अगर प्रोटीन पे आ गया, इसका मतलब उसने बहुत टाइम से खाना नहीं खाया। और जब उसकी बॉडी प्रोटीन पे आ जाएगी तब उसका सब कुछ वहां पे डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो प्रोटीन लास्ट स्टेज है। तो यहाँ पे कीटोन बॉडीज आती हैं बॉडी के अंदर, उससे हम पता कर लेते हैं कि उसने कितने दिन से खाना नहीं खाया, उसकी बॉडी किस पे काम कर रही है, ग्लूकोज पे कर रही है, फैट पे कर रही है, या फिर प्रोटीन पे कर रही है। ठीक है, अब देखो ग्लूकोज से इंस्टेंट हमें एनर्जी मिल जाती है। जब भी आप मार्केट में जाओगे, कुछ भी डॉक्टर को बोलोगे आप ग्लूकोज चढ़ाएगा, क्यों चढ़ा रहा है ग्लूकोज? इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी ग्लूकोज से, क्योंकि उसमें 6 कार्बन है, 6 ऑक्सीजन है, उसको डिसॉल्व करने के लिए ऑक्सीजन उसको एक्स्ट्रा बाहर से नहीं चाहिए, इसलिए हमेशा क्या प्रेफर करते हैं? ग्लूकोज। चाहते हैं ना, पीते ही एनर्जी, बैटरी चार्ज, वो बैटरी चार्ज नहीं होती, ग्लूकोज डाइजेस्ट बहुत जल्दी होता है ना, इस वजह से हमें जल्दी से इंस्टेंट एनर्जी में। कभी भी देखना चक्कर वगैरह आ रहे हैं आप, नॉर्मल अगर हम घर में देखें तो क्या पीते हैं? नींबू पानी। नींबू पानी में क्या डालते हैं? चीनी, वो क्या है? ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज हम ज्यादा प्रेफर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बॉडी उस पर जल्दी रिएक्ट करती है, फैट के ऊपर बॉडी रिएक्ट नहीं करती। आप फैट खाना, एक दिन ग्लूकोज मत खाओ, कुछ भी ग्लूकोज का, सिर्फ फैट खाओ। आपने खा के आ गए, पेट आपका भर गया, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, आपको ऐसा लगेगा कुछ नहीं खाया मैंने भी, पेट भरा हुआ है फिर भी आपको भूख लग रही है, क्योंकि एनर्जी कहां से आनी चाहिए थी? ग्लूकोज से। फैट से उतनी एनर्जी बॉडी को मिल ही नहीं रही है, वो तो स्टोर हो रहा है। वो क्या हो रहा है? सिर्फ स्टोर हो रहा है आपकी बॉडी में जाके। तो हमेशा बॉडी किस पे काम करेगी? ग्लूकोज पे काम करती है। या तो ग्लूकोज खाओ या फिर प्रोटीन खाओ। और जिम वालों को प्रोटीन खाने के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि ग्लूकोज खाएंगे तो उसी टाइम खत्म, फिर बॉडी कैसे बनेगी? प्रोटीन स्टोर भी रहेगा, एंजाइम भी बने रहेंगे, और उसके साथ में उसकी बॉडी भी इंक्रीज होगी, इसलिए प्रोटीन के लिए बोलते हैं। फैट के लिए तो बिल्कुल ही मना करते हैं, क्योंकि फैट खाएगा तो बॉडी फैट पे काम करेगी, प्रोटीन पे काम ही नहीं करेगी, और फैट पे काम करेगी तो वो तो सिर्फ मोटा होगा और कुछ नहीं, है ना, फैलता जाएगा वो। तो सबसे पहले बॉडी किस पे काम करती है? ग्लूकोज, उसके बाद फैट, उसके बाद प्रोटीन। तो मोटा होना इजी है, पतला होना नहीं, है ना। मोटे आप बहुत जल्दी हो जाओगे फैट खा खा के, कि वो स्टोर होता जाएगा बॉडी में, है ना। बट फिर एक बार हो गए तो फिर पतला होना तुम्हारे लिए एक टारगेट होगा, क्योंकि फैट को डिसॉल्व करना मतलब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन, है ना। तो जितना खाओ ठीक ठाक खाया करो, और सैचुरेटेड फैट खाया करो। फैट जो भी खाना है सैचुरेटेड, क्योंकि सैचुरेटेड फैट एक बार फिर भी डिसॉल्व हो जाता है, अनसैचुरेटेड फैट तो स्टोर ही रहेगा, वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, वो बहुत दिक्कत करता है। और जब बाहर नॉर्मल जैसे होते हैं ना रेस्टोरेंट वगैरह, नॉर्मल रेस्टोरेंट, वो एक ही ऑयल को बार बार यूज करते हैं, इससे उसमें अनसैचुरेशन आ जाता है, और वो अनसैचुरेटेड फैट हो गया, वो स्टोर होगा, वो डाइजेस्ट नहीं होगा।
इसी वजह से महंगे रेस्टोरेंट होते हैं। कोई भी अच्छा होटल होता है उसमें खाना महंगा मिलता है, कोई भी छोटा होता है उसमें खाना महंगा नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि जो महंगे रेस्टोरेंट होते हैं वो ऑयल को बार बार यूज नहीं करते हैं, एक ही बार यूज करते हैं, वो हर बार नया ऑयल यूज करते हैं, इसलिए वो महंगे हैं। और जो सस्ते वाले हैं वो एक ही ऑयल को बार बार यूटिलाइज करते हैं, इसलिए वो सस्ते हैं। क्योंकि उनको बार बार उनको ही पैसे नहीं देने पड़ रहे तो आपसे क्यों लेंगे। और वो जो भी ऑयल यूज करते हैं वो रिफाइन ऑयल यूज करते हैं, मतलब रिफाइंड वाला नहीं, रिफाइन मतलब एक्चुअल में जो मटेरियल है वही यूज करते हैं, इस वजह से वो महंगे हैं। आज से किसी को भी रेडी पे कुछ नहीं खाना है। समोसा तो बिल्कुल नहीं खाना है, वो पक्का अनसैचुरेटेड फैट है, क्योंकि हर रोज वो उसी ऑयल को यूज करके उसमें निकाल देता है समोसे। सबसे ज्यादा ग्लूकोज, उससे कम फैट, उससे कम प्रोटीन। यार ऐसे हो, हाँ ऐसे होगा ना। सबसे ज्यादा ग्लूकोज के बाद में फैट और सबसे कम प्रोटीन। वो तो कल भी, अच्छा हाँ, तुम्हारा जो ब्रायोफाइट का लेक्चर है ना, के अंदर जो मैंने लाइफ साइकिल पढ़ाई थी, है किसी के पास? दिखाओ एक बार। कल तुम्हारी लेक्चर, मेरे को एक दिक्कत लगी उसमें। अच्छा मैंने सही करवा दिया था, एंथ्रोजोइड्स। वो मैंने एंथ्रीडियम लिखवा दिया था, वो सही हो गया था। लिखो, ये लिखो, कुछ नहीं, लिखो। इसके बाद में टॉपिक है, टॉपिक क्या था? कुछ नहीं है, सीधा बस ये लिखना। चलो, कोई टॉपिक नहीं। हाँ 4.1, ये याद रखना है ना, ये ग्राम में एनर्जी है। ग्लूकोज से कितने ग्राम में इतनी एनर्जी मिलेगी, 1 ग्राम में इतनी, पर ग्राम एनर्जी है। इस चैप्टर में आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों चेक करूंगा, और जूलॉजी तो पक्का चेक होगी, तुम लोग क्या करते हो। क्या बैठा ना, लिखा। लिखा है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लूकोज। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ग्लूकोज। देखो, ठीक है, राफिया बताए ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। क्या फॉर्मूला होगा इसका? C6H12O6। ठीक है, तो बॉडी ग्लूकोज को ही प्रेफर करती है, तो हम ग्लूकोज पे ही काम करते हैं। ग्लूकोज के अंदर कुछ 10 स्टेप्स रिएक्शन होंगी। कितने स्टेप रिएक्शन होंगी? 10 स्टेप। तो इसके अंदर क्या होंगी? 10 स्टेप रिएक्शन होंगी। ठीक है, ये जो 10 स्टेप रिएक्शन होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि यहां पे ग्लूकोज का क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। जो ये ग्लाइकोलाइसिस है यहां पे, ये ग्लाइकोलाइसिस कहां परफॉर्म होती है? परफॉर्म इन साइटोप्लाज्म। कहां परफॉर्म होगी? साइटोप्लाज्म के अंदर। एंड दूसरा हम क्या लिख सकते हैं? कॉमन फॉर बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, चाहे कोई सा भी एनिमल हो उसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा हो चाहे एनएरोबिक, इसका मतलब
चाहे उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, ग्लाइकोलाइसिस सबके अंदर चलेगी, ठीक है ना। कोई भी एरोबिक एनारोबिक नहीं होगा वहां पे, कोई भी अगर सेलुलर रेस्पिरेशन कर रही है, कोई भी XYZ सेल हो, उसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस होगा ही होगा। ये सबसे पहली स्टेप है, ठीक है। अब जो ग्लाइकोलाइसिस है, इसके अंदर जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट के अंदर। एनसीईआरटी की पहली गलती, उसने लिखा है पायरुविक एसिड। अगर पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में बनेगा तो डिसोल्व हो जाएगा, वो रुकेगा ही नहीं। तो वहां पे क्या बनता है, पायरुवेट बनता है। पायरुवेट का फॉर्मूला क्या होगा, C3H4O3। क्या होता है, C3H4O3। अब इधर ध्यान दो, अब 2H कहां गए वो देखेंगे हम ग्लाइकोलाइसिस में ना, वहीं पता लगे। इसके कितने मॉलिक्यूल बने, 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि जो ग्लूकोज था हमारा वो 6 कार्बन का है, हमारे पास 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बन रहा है, तो कितने बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। अब पायरुवेट सबके अंदर कॉमन बनेगा, उसके बाद में ये डिसाइड करेगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। अगर वहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, अगर कौन सा हो रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, तो किसकी प्रेजेंसी में होगा, एब्सेंसी ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंसी ऑफ ऑक्सीजन। अब ये 2 के अंदर हो सकता है, प्लांट के अंदर भी एनिमल के अंदर भी, दोनों के अंदर एनारोबिक कंडीशन क्रिएट हो सकती है। तो अगर हम बात करें प्लांट्स में, तो अगर प्लांट्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वहां पे बनता है एथेनॉल। क्या बनता है, एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा, C2H5, गलत बात है, C2H6O। क्या होगा, C2H6O। एक कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे निकल गई, तो ये कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2। ये भी कितने बनेंगे, 2। और कार्बन डाइऑक्साइड भी कितनी रिलीज होंगी, 2। क्योंकि एक जो पायरुविक एसिड जाएगा वो क्या बनाएगा, एक एथेनॉल एक कार्बन डाइऑक्साइड, फिर दूसरा जाएगा वो क्या बनाएगा, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 एथेनॉल के मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे बनेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अगर यही एनारोबिक रेस्पिरेशन किसके अंदर हो रही है, एनिमल्स के अंदर, तो एनिमल के अंदर बनता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला C3H6O3। अबे यही तो बचा, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकली, उसको वापस ऐड कर दो, नहीं निकली तो ठीक है। कितने बनेंगे लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल, 2, क्योंकि 2 बार पायरुविक एसिड आएगा, तो कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे इसके अंदर, 2 मॉलिक्यूल बन। इतनी बात क्लियर है सबको। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट होगी, पहले तो चाहे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो एब्सेंट हो, पहली वाली स्टेप सब में चलेगी। उसके बाद अगर एनारोबिक कंडीशन आ जाती है, तो अगर प्लांट में आएगी तो क्या बनेगा, एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर वहां पे एनिमल में आ जाती है तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। मेरे को ये बताओ, इस स्टेप के अंदर कहीं भी ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ। कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, जितने भी हाइड्रोजन ऐड हैं वो सारे निकल जाने चाहिए वहां से, जितने भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऐड हैं वो सारे निकल जाने चाहिए। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं होना चाहिए, बट यहां तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है। C2H6 बचा हुआ है, ऑक्सीजन बची हुई है यहां पे, तो यहां पे क्या होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। यहां पे क्या हुआ, पार्शियल, क्योंकि सिर्फ ग्लूकोज 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, अभी भी कार्बन 3 ऐड है, तो यहां पे भी क्या होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। अगर वहां पे कंडीशन कौन सी आती है, एरोबिक। कौन सी कंडीशन आती है, एरोबिक कंडीशन आती है। तो एरोबिक कंडीशन में क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, तो यहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट। और ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में ये जो पायरुवेट है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक नया मॉलिक्यूल जिसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए,
इसमें कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, जो कि 2 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। और कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2। ये 2 पायरुविक एसिड है, ठीक है। ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये एंटर करता है क्रैब साइकिल में। कहां एंटर करेगा? क्रैब साइकिल के अंदर। और यहां पे क्या रिलीज करवा देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। हो गया कंप्लीट ऑक्सीडेशन। सारा कार्बन निकल जाएगा अलग से, और कार्बन पूरा निकल गया, हाइड्रोजन पूरा निकल गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन कहां होता है? एरोबिक में होता है। कभी भी एनारोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है। और ये वाली जो प्रोसेस है ये कहां चलती है, कहां चलनी चाहिए? बोलिए, बताएगी वो। एरोबिक रेस्पिरेशन कहां होना चाहिए बॉडी में? बॉडी में छोड़ो, सेल के अंदर कहां होना चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्योंकि सेल के अंदर एक ही कंडीशन है जिसमें एरोबिक है, इसके पास ऑक्सीजन है, तो किस में होगी ये? इन माइटोकॉन्ड्रिया। और ये वाली कहां होगी? साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है। तो ये वाली कहां परफॉर्म होगी? सेम ही है, साइटोप्लाज्म। लिखो इसको। जब यहां पहुंच जाएंगे चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म। और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। एक बार इसको याद रखना थोड़ा सा, है ना, इसके ये फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। अगर कुछ भूल भी गए तो अगर फॉर्मूला याद है तो पता लग जाएगा कंप्लीट हो रहा है कि इनकम्प्लीट हो रहा है, कार्बन कितने बचे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकल रही है। जैसे यहाँ पे C2 है, इसका मतलब 1 कार्बन गायब है। ऑक्सीजन 1 है, 2 ऑक्सीजन गायब है, तो पता लग जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड निकली है। तो अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो चीजें ज्यादा क्लियर रहेंगी। हाँ, वही तो बताना है, क्या गलत याद रखना है, क्या सही याद। पायरुवेट बनता है, बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपको क्या करना है? पायरुविक एसिड। एनसीईआरटी ने लिखा। एनसीईआरटी आपको सिर्फ नीट में काम आएगी ना, आगे थोड़ी ना काम आएगी। आगे तो आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट काम आएंगे। आपको पता होना चाहिए कि पायरुवेट बनता है। बहुत सारे इंटरव्यू होते हैं, है ना, जब आगे पोस्ट वगैरह मिलती है तो बहुत इंटरव्यू होते हैं। तो इंटरव्यूज में आपको यही पूछा जाता है। आप रट के आए हुए होते हैं पूरी एनसीईआरटी, और वो वही पूछे। तो आपको पता होना चाहिए करेक्ट क्या है वहां। अभी सही मत करो कि और निकलेंगे कल। कल प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तब निकलेंगे। क्या? बोर्ड में एनसीईआरटी लिखनी है, हर जगह एनसीईआरटी। गलत। सही नहीं लिखना है, गलत लिखना है हर जगह। ऑप्शन आपको एग्जाम में गलत ही टिक करना है। पायरुविक एसिड सही लिखा भी हो तो भी सही नहीं करना है। एनसीईआरटी ने पहली बार अपनी गलतियां मानी है, वो मैं सही करवा दूंगा। बट 1-2 ही मानी, उसने मानी नहीं पूरी गलतियां। रेस्पिरेशन हम संडे को खत्म कर देंगे। संडे को तुम्हारी क्लास है ना फिजिक्स की, उसके बाद बॉटनी। कोई बात है ना, उसके बाद।
अब से तुम्हारी क्लास कंप्लीट लगेंगी, सैटरडे संडे सब। संडे को भी सेम शेड्यूल होगा। बहुत ऐस कर लिया ना 5-5 दिन आके। मैं कब से बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी लिखा करो, मानते कहाँ हो। ये दोनों चैप्टर डिलीट हो गए। अच्छा हुआ ट्रांसपोर्ट डिलीट हो गया, नहीं तुम्हारे को ऐसे टच भी नहीं करता, वो ऐसे ऊपर से निकल जाता पूरा। का जो न्यूमेरिकल आता ना, वो ऊपर से निकल जाता न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल आते हैं, मैं पूछता है वोटर किधर जाएगा, अब वो न्यूमेरिकल से सोल्व करके बताओ वोटर जाएगा किधर। लिखो, यही लिखो बस, कल ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट डीपीपी है वो कर लेना, 4-5 क्वेश्चन हो जाएंगे शुरू के। हम्म, आराम से। कल तो ग्लाइकोलाइसिस और एनारोबिक रेस्पिरेशन खत्म, दोनों। फिर सिर्फ एरोबिक बचेगा। मैं फ्री होऊंगा तो मैं क्लास लूंगा। किसी को प्लांट किंगडम पढ़ना हो तो शाम को क्लास है 4 बजे। प्लांट किंगडम है अभी, मॉर्फोलॉजी उसके बाद। प्लांट किंगडम इवनिंग में स्टार्ट होगा आज प्लांट किंगडम। मेरा बैच नहीं है, दूसरे का है किसी का। वो तो गया, मेरे को उलझा गया। है नमूने बहुत सारे। ये ऐसे नहीं होती है, बोलिए। ये ऐसे होती है, एंटी क्लॉक, ऐसे क्लॉक वाइज। ये ऐसे चलेगी, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ निकली और ये वापस। इसको एक बार पढ़ना, जो भी आज पढ़ा है ना। ये मत सोचना कि ये ऐसे ही है, बेसिक है। इस बेसिक से बहुत क्वेश्चन बनेंगे अभी, है ना। ये पूरा पढ़ के आना। घर जाओगे।